सब बढ़िया सबके जीवन में। आज कैम साइकिल पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, मज़ा आएगा। चलो तो देखो कैम साइकिल होता क्या है। सबसे पहली बात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने C3 साइकिल पढ़ ली, C4 साइकिल भी पढ़ ली। अब C3 में क्या होता था कि ग्लूकोज हमने बना लिया था, एक ही सेल थी मेसोफिल सेल। C4 में थोड़ी सी क्रेंज एनाटोमी आई तो मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल दोनों आ गई थी। अब कैम पाथवे क्यों जरूरी है? देख मेरे भाई, कैम पाथवे सबसे पहले समझ लो ये कहाँ पे होता है। सर्कुलेंट ज़ीरोफाइट्स मतलब कि डेजर्ट, मरुस्थली एरियाज़ में। मरुस्थली एरियाज़ मतलब डेजर्ट एरियाज़ में होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको पानी का कंजर्वेशन करना है। तो जो कैम पाथवे है वो किससे रिलेटेड है? वाटर कंजर्वेशन से। पहली बात तो ये समझ ले, कैम पाथवे कहाँ होता है? जीरोफिटिक प्लांट्स में। कहाँ पे? मरुस्थली मतलब डेजर्ट एरियाज़ में। और दूसरी चीज़ ये याद रखना कि वाटर के कंजर्वेशन के लिए प्लांट्स ने कैम पाथवे को अपनाया। ठीक है, अब ये होता किस किस में? सबसे पहली बात, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन। क्या है ये चीज़? समझेंगे ना रात में, क्योंकि ये लोग करते हैं पूरा काम जैसे हम लोग रात में काम करते हैं, समझ लो ना। तो देख एग्जाम्पल की बात करें, किस किस में देखने को मिलेगा? तो कलेंचो, ब्रायोफिलम, ओपेंशिया, अगेव, एलोवेरा, यूफोर्बिया स्पीशीज, पाइनएप्पल, वेलवेशिया जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में 3 एग्जाम्पल हैं, वो याद रखना। वेलवेशिया एक उनमें से, जिम्नोस्पर्म जो कि किसको शो करता है? कैम पाथवे को। अच्छा, इसकी खासियत क्या है कि हम इसको क्यों पढ़ना पड़ता है? इसमें जो स्टोमेटा है ना वो स्कोटो एक्टिव होता है। स्कोटो एक्टिव मतलब कि ये रात में खुल जाते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। अच्छा, कैसे? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब देखो अभी अपन पढ़ेंगे ना स्टोमेटा कैसे होते हैं, स्कोटो एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रात में खुलते हैं और दिन में क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि इसमें जो अपना क्या है ये कैम पाथवे में क्या है कि कोई भी बंडल शीट सेल नहीं होगी, मतलब कि क्रेन्स एनाटोमी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि क्रेन्स एनाटोमी मिलती है क्या? नहीं। और क्वेश्चन एक ये जरूर पूछता है कि CO2 फिक्सेशन और ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? क्या इसमें भी थोड़ा डिफरेंस हो? जब क्रेन्स एनाटोमी नहीं है तो क्या बंडल शीट सेल होगी? अरे वो नहीं होगी ना, तो कहाँ पे CO2 फिक्सेशन होगा और ग्लूकोज बनेगा? मेसोफिल सेल्स में ही। अच्छा, मेसोफिल सेल्स में ही। अच्छा, और फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब वही फोटो रेस्पिरेशन भी होता है, वेस्टफुल प्रोसेस भी चलती हैं। सब कुछ देखने के बाद भी ये पानी को कंजर्व करती है प्लांट्स में, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कैम पाथवे। अब इसकी अगर मैं साइकिल बनाऊं 2 मिनट। 1, 2, 3, come on! मिनट तो ये थोड़ी सी जो मैंने बनाने की कोशिश करी है कैम पाथवे का। तो देख कुछ नहीं, रात में क्या होता है, रात में ये जो हमारी स्टोमेटा है वो खुली हुई रहती है, ओपन रहती है। रात में स्टोमेटा खुली रहती है। इससे फ़ायदा क्या है कि जो CO2 बाहर से है, जो CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है रात में, वो ले लेगा। और उसको कौन पकड़ेगा? पेपकेस, फोस्फेनॉल पायरुवेट। किसकी प्रेजेंस में? पेपकेज एंजाइम। पेपकेज एंजाइम यहाँ पे क्यों उपयोग किया गया? क्योंकि पेपकेज एंजाइम की बाइंडिंग कैपेसिटी CO2 से ज़्यादा होती थी। हमने C4 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लेना। और अच्छा, रुबिस्को का यहाँ पे इस्तेमाल कर देते तो रुबिस्को के साथ 2 नेचर का होता था, समझ रहे हो ना, उस तरीके का होता था। ऑक्सीजन CO2 दोनों के साथ बाइंडिंग रखता था। अगर मान लो उसको उसकी ज़्यादा चाहने वाली मिल गई ऑक्सीजन, तो वो तो उसके साथ नहीं चिपक लेगा और निकल लेगा, पूरी वेस्टफुल प्रोसेस होगी, फोटो रेस्पिरेशन होगा। लेकिन इसमें पेपकेज पहले ही दे दिया, जिससे CO2 पकड़ेगा फोस्फेनॉल पायरुवेट तो, और CO2 से जुड़ेगा और पेपकेस की प्रेजेंस में तो बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज़ अ 4 कार्बन एसिड। अरे बोल हाँ या ना? ठीक है। और जो स्टोमेटा खुली है उससे थोड़ा बहुत पानी भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कब निकल रहा है? रात में, याद रखना। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो NADP+ में। ठीक है, NADP+ में कन्वर्ट हो गया और बना क्या? मैलिक एसिड। अब माता जी पूरा काम करती हैं, लेकिन ये काम कब करेंगी? सुबह के समय। अरे भैया, घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो सुबह ही तो काम करती हैं, रात में सोते हैं ना, सब लोग सोते हैं यार। तो ये वैक्यूल में स्टोर हो जाएगी। कौन? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। फिर वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा मैलिक एसिड। वो सुबह के समय, जैसी सुबह होगी तो मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर आएगा और फिर जो हमने एनर्जी दी थी उसको एनर्जी को वापस देगा हमें NADPH2। NADP+ से NADPH2 बना देगा और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे क्या करेगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा? CO2 इससे निकल जाएगी। CO2 को कौन लपेट लेगा? रुबिस्को। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी? इसीलिए तो सुबह के समय किया। और स्टोमेटा देखो बंद है। स्टोमेटा बंद है तो क्या बाहर से कोई आदान प्रदान होगा क्या? सुबह के समय नहीं होगा। इसलिए देखो प्लांट्स ने भी कितना कुछ सोचा है यार, समझो। तो रुबिस्को बाइंड करेगा किसको? CO2 को, और यहाँ पे C3 साइकिल हमारी चलती रहेगी, RUBP, PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ पे 1,3/PGA, जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स का रिडक्शन करेंगे तो PGL से भविष्य में क्या बनता रहेगा? ग्लूकोज। फिर यहाँ पे क्या बनता था? RUMP रीजनरेशन में, फिर RUBP बन जाता था। अरे बोल हाँ या ना? नहीं चमका क्या?
एक और बार आ जाओ। देख मैंने यहाँ पे एसिडिफिकेशन क्यों लिखा, मेरी एक बात ध्यान सुनना। जब CO2 जुड़ रहा है, CO2 जैसे जैसे आएगा, CO2 आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन, पीएच की वैल्यू घटेगी, पीएच की वैल्यू जैसे जैसे घटेगी एसिडिफिकेशन होगा। और यहाँ पे कि हम CO2 का उपयोग कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डी एसिडिफिकेशन। बस तो ये बस याद रखना, स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव किस में होती है, कैम प्लांट्स में। कैम प्लांट्स का एग्जाम्पल बोल, ब्रायोफिलम, ओपुंशिया, गे, वेल्यूवेरा, वेल्वेशिया, ये सब, पाइनएप्पल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कैम पाथवे मतलब कैम प्लांट्स के। ठीक है, कैम प्लांट, हाँ मैंने कैम कर रहा हूँ, कैम का फुल फॉर्म तो सुन लो, क्रेस्युलिनेसी एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेस्युलिनेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको हम और क्या बोलते हैं, डार्क CO2 फिक्सेशन। रात में क्यों, CO2 को लपक लेती है, दिन में CO2 का उपयोग करके ग्लूकोज बना लेती है। अच्छा, ये जो है याद रखना, क्रेन जेनेटोमी नहीं मिलती, मीजोफिल सेल में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। कौन सी सेल में चल रहा है, मीजोफिल सेल्स में ही ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, इसमें कितनी ATP लगी होंगी भाई साहब, अरे कुछ नहीं, देख 30 ATP 12 NADPH2, जितनी C3 साइकिल में लगती थी, क्योंकि ये NADPH2 यहाँ से रिड्यूस हुआ वापस मिल गया, तो उसका तो कोई लेन देन है नहीं, तो 30 ATP और 12 NADPH2 जो C3 साइकिल में लगती थी वही लगेंगी। और एक NADH2 में कितने देता था, 3 ATP, 12 3 36, 36 30, अरे भूल गए यार तुम लोग, कोई नहीं, पढ़ लो। ये तो हमारा क्या है, कैम पाथवे। अब मैं थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को मतलब इफेक्ट कौन करते हैं वो और पढ़ा दूँ। तो देख भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक तो इंटरनल जो प्लांट्स के अंदर ही हैं, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में है। ठीक है, इंटरनल में क्या होती है, ग्रोथ। सबसे पहले प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी जेनेटिक्स कैसी है, मतलब पहले के लक्षण के हिसाब से उसकी इंटरनल जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। एक्सटर्नल में याद रखना, लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर और इनहिबिटर, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये डाइज होती है, मैं अभी बताऊँगा, कुछ नहीं, जो हम लोग आर्टिफिशियली डाल देते हैं ना। देख लाइट, अच्छा तो लाइट भी क्या अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस, क्यों नहीं करती भाई, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होता है, जिस समय फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर, या फिर 4000 से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख दो, एक ही बात है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब होती है, ब्लू रेड रीजन में। वाइट में भी होती है, लेकिन ब्लू रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। मिनिमम कब होती है, जब ग्रीन वेवलेंथ की रेज आएंगी तब। अच्छा, ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है मेरे भाई, ड्यूरेशन, जैसे लाइट का ड्यूरेशन होता है ना, कैसे, देखो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो इंटेंसिटी जो आ रही है लाइट की, उसकी वेवलेंथ कितनी है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, वेवलेंथ जो आ रही है उसकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे मान लो 1000 फोटोन आए 1 घंटे में, किसके 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के, तो इसमें प्लांट ने कितना उसका उपयोग किया, तो ये है ड्यूरेशन। मतलब अब हमेशा ऐसा थी ना कि 680 नैनोमीटर की लाइट आती रहेगी, कभी कभी इंटेंसिटी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, बादल आ जाएंगे, घट जाएगी, नहीं समझा क्या, अरे यार तुम भी कैसी बातें करते हो। फिर तीसरी चीज़ जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैंने आपको बता, वो तो हो ही गई। अब देख CO2 यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। CO2 की देखो, ये इसको ऐसे समझो, अगर कोई सी चीज़ आप पेट भरने के लिए खा रहे हो तो वो स्वादिष्ट है, और जैसे ही आपने मन भरने के लिए खाया तो वो जहर है, नहीं चमके। तो देख CO2 क्या है ना, CO2 का अगर लेवल बढ़ गया, CO2 का अगर लेवल बढ़ता गया तो सबसे पहला जो काम होगा, स्टोमेटा जो होंगी प्लांट्स की वो क्लोज हो जाएंगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगी। तो क्या वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल पाएगा, अरे बोलना, आदान प्रदान नहीं हो पाएगा स्टोमेटा से ऑक्सीजन, CO2 का डिफ्यूजन ही नहीं हो पाएगा, तो इन्वायरमेंट में CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा। अरे बोल हाँ या ना, एक प्लांट की बात नहीं कर रहा मैं, एक लेवल पे बात कर रहा हूँ, नहीं तो अरे भाई साहब ऐसा तो होना चाहिए, नहीं। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा, जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो मतलब pH की वैल्यू घटती जाएगी, अरे बोल हाँ या ना, pH की वैल्यू घटती जाएगी। अब ऐसे बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा पेप्केज एंजाइम, इसको भी एक तरीके का एंजाइम है, ये सब एक्टिव होते हैं एक फंक्शन होते हैं एक लो pH पे। अरे नहीं चमक रहा क्या, अब फोटोसिंथेसिस देख, ये फंक्शन होते हैं एक अपने, मतलब जो भी इनका pH सेट है उसी पे ये फंक्शन होते हैं। वैसे जो देख हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो मतलब 5 से 5.5 के बीच में एक्टिव होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, pH घटता जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, कम। तो CO2 भी अफेक्ट करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को। क्या पानी भी अफेक्ट करता है, किसी बात कर रहे हैं, अरे भैया पानी भी तो अफेक्ट करेगा,
क्यों? अगर देख वाटर का तुम देखो सिंपल सी बात है ना, अगर वाटर कम होगा तो फोटोलाइसिस कम होगा। अगर अरे भैया देखो वहाँ जाओ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, वहाँ पर ऐसे बना था अपन ने ल्यूमन में, ऑक्सीजन एवोल्यूशन सेंटर नहीं लिखा था, ऑक्सीजन एवोल्यूशन सेंटर वो ल्यूमन के अंदर। तो वहाँ पे पानी टूटता था, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, ऑक्सीजन निकलती थी। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो फोटो सिस्टम सेकेंड जो था वो एक्साइट कैसे होगा? वो एक्साइट नहीं होगा तो क्या एनर्जी बन पाएगी? मुंडी नहीं खिसकेगी तो एनर्जी बन पाएगी क्या? तो पानी भी किसकी तरह रोल करता है, इफेक्ट करता है। अगर पानी कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। अच्छा, ये तो पानी हो गया। अब इनहिबिटर्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान से सुनना। तो सुन भाई, इनहिबिटर्स से क्वेश्चन पूछा गया और पूछने के चांसेस भी हैं, तो सुन ले मेरी बात। बहुत छोटी सी चीज़ है। इनहिबिटर्स में क्या है ना, DCMU, CMU, PAN, ये सब क्या इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं होने देंगे, फोटोसिंथेसिस को रोक देंगे। अच्छा ठीक है, ये क्या करेंगे? फोटो सिस्टम सेकेंड जो है, फोटो सिस्टम सेकेंड होता था, अरे याद करो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम सेकेंड होता था। उससे इलेक्ट्रॉन को कहाँ नहीं जाने देंगे? फेओफाइटिन के पास। अब अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचा, सुन, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचा फेओफाइटिन के पास, तो क्या वहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होगा? और अगर ATP का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या C3 C4 कैम्प साइकिल्स जो हैं वो चल पाएंगी? अरे बोल हाँ या ना, चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। फिर दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, वाइलोजन डाइस, डायाक्वेट और पैराक्वेट। वाइलोजन डाइस, डायाक्वेट, पैराक्वेट, ये क्या करती हैं? फोटो सिस्टम वन 700 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ को पकड़ता था। अरे बहुत देख साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन को कहाँ नहीं जाने देंगी? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। मैंने बताया था फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को एक बार उसने लिख दिया था आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या लिखा था? आयरन सल्फर प्रोटीन, याद रखना। आयरन सल्फर प्रोटीन होता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और ये यूज़ किया जाता है एज अ खरपतवार है, हर्बिसाइड और वीडिसाइड। किसकी तरह यूज़ किया जाता है? हर्बिसाइड। फिर से मतलब अगर वीड्स हैं उनको उगने से रोकना है तो ये आप छिड़क दोगे तो वो मर जाएंगी बस। तो बस ये याद रखना कि जो हमारे वाइलोजन डाइस थे, डायाक्वेट थे, पैराक्वेट थे, हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ इनहिबिटर्स बोले तो ये मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस को रोक देंगे तो फूड नहीं बनेगा तो प्लांट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सिंपल है कि नहीं है? ये तो हमारा देख भाई, फोटोसिंथेसिस का C3 हो गया, C4 हो गया, कैम हो गया। अब बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।